हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों का पॉलिटेक्निक एग्जाम बिल्कुल सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, और आज हम लोग इधर देखने वाले हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न। और ये सवाल दोस्तों बार बार पूछते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में आए तो उसको बना सको। दोस्तों, और आप सभी कमेंट आ रहा था सर पॉलिटेक्निक का वीडियो नहीं दे रहे हो, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया एक वीडियो बना कि आप लोग जो पॉलिटेक्निक का सारा वीडियो दोस्तों अब से आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक टॉपर बनो पॉलिटेक्निक से आप लोग चैनल आप लोगों के लिए सिर्फ पॉलिटेक्निक और आकांक्षा 40 वालों के लिए स्पेशल बना दिए हमने। तो वहां पर आप लोग जाके बहुत सारे वीडियोस है देख सकते हो, अपलोड हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप लोग यूट्यूब में सर्च करना कि टॉपर बनो पॉलिटेक्निक, सारा वीडियोस आप लोग को दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, वहां सिर्फ पॉलिटेक्निक की तैयारी 2000 तरीके से हो रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर सवाल है। देखिए क्या क्या सवाल है, चलो शुरू करते हैं। चलो, पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। बोल रहा है कि फॉर्म द फॉलोइंग फेनोमेनन व्हिच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, आपको पता है, सभी को पता है कि प्रकाश जब भी चलते भैया सीधी रेखा में चलते, वो मूर्ति नहीं है। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा घटना है जो दगाबाज कर दिया, मतलब वो कह देगा कि नहीं भाई प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है। तो जहां पर आपको पता है बहुत ही छोटा सा छिद्र रहता है, ठीक है, मान लो ऐसा है, यहाँ पर जस्ट बहुत बहुत ही एकदम मान माता ऐसा छिद्र है छोटा सा, ठीक है। तो जब यहां से, एक मिनट कहां चला गया, देखो ये मान लो ऐसा है, यहां पर मान लो बहुत ही छोटा सा छिद्र है, ठीक है, ऐसा। अब यहां से प्रकाश ऐसे इंटर करेगा इस प्रकार से, तो जैसे प्रकाश यहां पर इधर से ऐसे 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 मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पता रहा है क्या कि प्रकाश मुड़ सकता है। तो ये इस घटना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, विवर्तन इस घटना को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको पता है समतल दर्पण जिसमें अपना चेहरा देखते सभी को पता है क्या होता है, समान आकार का होता है। तो देखो क्या होगा, वस्तु के आकार से दोगुना, बिल्कुल नहीं। वस्तु के आकार का आधा, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। वस्तु के आकार के बराबर का आकार, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और पार से उल्टा, ये क्या होता है सर, वस्तु के आकार के बराबर होगा, ये तो समझ गए। पार से उल्टा क्या होता है, तो आप लोग कभी आप आईना आप लोग देखे होंगे, जब आईना में देखते हो ना, तो आपका दायां हाथ बायां हाथ बन जाता है और बायां वाला हाथ दायां हाथ, मतलब आप अगर दायां हाथ से खाना खा रहे हो ना, आईना के सामने बैठकर खाना खाना, दायां हाथ देखना आपका बायां हाथ बन गया है। ठीक है, कौन कौन ये चीज फील किया हो बताना कमेंट में जरूर। मैंने खुद फील किया है कि भाई मैं तो दायां हाथ से खा रहा हूं, बट आईना के अंदर दिख रहा है कि मैं ही जो विकास मिश्रा है खा रहा है बायां हाथ से। तो आप लोग देखो ये, तो ये चीज को बोलते हैं पार से उल्टा। ठीक है, मतलब पार से उल्टा देखा था, दाया बाया बन जाता है, बाया दाया बन जाता है। यानी कि 3 और 4 हमारा पूर्ण रूप से सत्य आंसर है, इसलिए 3 और 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये चम्मच होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बाहर का जो उभरा हुआ पृष्ठ है, ये कौन आकार का दर्पण दिख रहा है, तो सर ये तो उत्तल दर्पण दिख रहा है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता है कैसा बनाता है, वो आभासी और सीधा बनाता है। तो क्या हो जाएगा, देख लो कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सीधा होगा। और कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाएगा, तो उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। चम्मच का ऐसा उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण ही बोलेंगे ना। अरे भाई ये इसको क्या बोले, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो सीधा बनाएगा, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। अगला प्रश्न, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो एक्स बराबर है। तो दोस्तों, जब भी अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं ना अवतल दर्पण के सामने, अनंत पर जब रखते हो अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है फोकस पर। कहां पर बनता है, फोकस पर, याद रखना। अनंत पर अगर वस्तु को रख दोगे तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। तो वही बोल रहा है कि अनंत पर रख दिए वस्तु को, अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे। देखो अनंत पर रखी हुई वस्तु, एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर बना रहा है, तो रखा कहां है, अनंत पर। अब एक्स दूरी बनाए, वाई दूरी बनाए, जहां भी बनाए भैया फोकस पर ही बनेगा, क्योंकि अनंत पर रखने से वो दोस्तों फोकस पर ही बनता है। तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के दोगुना, बिल्कुल नहीं। वक्रत्रिज्या नहीं, दर्पण की फोकस दूरी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 105 देखिए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो समतल दर्पण कैसा बनाता है, वास्तविक नहीं। समतल दर्पण देखो कैसा बनाता है, ये है समतल दर्पण। आप यहां पर खड़े हो अपना प्यारा सा मुखड़ा लेके दिखाने के लिए अपने दोस्त को, और आपका इमेज बन रहा है यहां। तो जब भी दर्पण के पीछे बनता है तो वास्तविक तो होता ही, वो आभासी होता है। चलो भाई, आभासी बी नंबर में है। सीधा भी है, समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान, बिल्कुल जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। समान साइज का बनेगा भैया, और सीधा भी बनेगा, उल्टा थोड़ी बनता है। देखे हो कभी कि आपका इमेज उल्टा बन गया, भागो भाग भूत आ गया, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखें होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, अवतल दर्पण के सामने दोस्तों वस्तु को हम कहां पर रखें कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो याद रखना, जब भी पोल और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं ना, तो उसका क्या होता है, सीधा और आभासी। मतलब यहां पर रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है ना दोस्तों, इधर पीछे जाकर मतलब यहां पर कहीं बनता है इस प्रकार से बड़ा, ठीक, इस पर यहां टकराएगा, जाके यहां से मिलेगा, इस प्रकार से। तो याद रखना, कब ये चीज कब होता है, जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। इसके अलावा कहीं भी वस्तु को रखो ना, दर्पण के आगे ही बनेगा और उल्टा बनेगा, ऐसा समझ लो। सिर्फ यही एक सुरक्षित जगह है जहां पर रखने से दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बना मतलब आभासी बना। तो क्या दर्पण के पीछे कहीं लिखा है क्या, वक्रता केंद्र, तो दर्पण के पीछे बनेगा। रखे कहां पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ध्रुव मतलब पी होता है, समझ गए हैं। आगे बढ़ो। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। भैया वाहन की हेडलाइट में क्या होता है, बोलेंगे सर अवतल दर्पण होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। क्या करोगे, लाइट को ऐसे जाके रोड में कन्वर्स कर देगा। देखो आराम से चमक रहा है, चम 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 तारा चमके, मतलब लाइट चमक रहा है ना। अगला प्रश्न 108 नंबर देखो, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सदैव मतलब हमेशा सीधा और आभासी कौन देता है, समतल दर्पण बिल्कुल देता है, उत्तल दर्पण बिल्कुल देता है। मतलब सर ए और बी दोनों हो जाएगा क्या, जी हाँ, दोनों देता है तो ए और बी ही ना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखो, यदि आवर्धन बोल रहा है m बराबर 1+1.5 है तो क्या होगा। अब देखो आवर्धन यहां पर क्या दे, एक से ज्यादा। सुन लो मेरी बात को, जब आवर्धन दोस्तों एक रहेगा, जब m का वैल्यू क्या रहेगा 1, तो जो वस्तु का आकार होगा वो, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु का आकार के बराबर होगा। सुन लें, जब m का वैल्यू 1 हुआ तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा ना वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। अगर m का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर 5 मीटर का कोई वस्तु है तो उसका इमेज जो बनेगा ना 10 मीटर का बन जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो, क्योंकि हम लोग को पता है m बराबर क्या होता है, h' होता है, यानी ये चीज बड़ा होगा तभी तो m बड़ा होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा होना चाहिए। तो यहां होगा प्रतिबिंब का आकार यहां पर बड़ा हो जाएगा वस्तु का आकार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 109 हो गया। 110 देखो क्या बोल रहा है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरपृष्ठ पर प्रस्थापित प्रतीत होती है, किसका होता है। क्या बोल रहा है, पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। आप लोग देखे होंगे कि जल में कोई कांच का गिलास है, ठीक है, कांच है इसमें, सॉरी कांच है, बोले पानी है, एक पेंसिल इसमें डुबा दिया था, ऐसा टेढ़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई। एक मिनट, या ऐसे करके इंटर कर रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये जो हो रहा है घटना क्यों हो रहा है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है, तो अपवर्तन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम और उससे थोड़ा सा कम। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले होगा और सबसे कम सबसे लास्ट में होगा। तो हम सबको भली भांति पता है, जो हीरा का होता है सबसे ज्यादा होता है, तो हीरा पर सभी जगह पर है। तो हीरा के बाद दोस्तों कांच का होता है, और कांच के बाद होता है केरोसिन का, और उसके बाद होता है जल का। यानी कि अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर सवाल हो, क्या बोल रहा है कि लेंस की शक्ति की फोकस दूरी किस प्रकार संबंधित है। एफ इक्वल टू होता है 1/p, या फिर इसको उल्टा करके बोल सकते हो p इक्वल टू 1/f। मार दो गोली चढ़ के, ऑप्शन नंबर क्या, बी। चलो अगला देखो, नेत्र विशेषज्ञों द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायप्टर बताई गई है, तो फोकस दूरी क्या होगा। आपको सिंपल से लगाना है, एफ इक्वल टू 1/p, 1/p 1/2.5, पॉइंट काट देना तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो कटेगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 2/5 को भाग देना, 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 किससे में आया, 0.4 मीटर में आया। हमेशा दोस्तों जब पावर निकालते हो ना तो मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 100 से गुना करोगे 0.4 को, तो हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर कहाँ पे देखो, 40 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 40 सेंटीमीटर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ क्या है, अवतल उत्तल, तो किस में है, प्लस में है तो उत्तल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। माइनस में होता तो अवतल में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होती है दोस्तों पुतली के द्वारा। कौन सी पुतली, तो भैया आंख की पुतली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, क्या होता है। दूर बिंदु जहां होता है, आपको पता है ना कि हमारे निकट बिंदु के कारण हम निकट वाली वस्तु को देख पाते हैं, और दूर बिंदु के कारण जो अनंत पर होता है दूर बिंदु को देख पाते हैं। अब सुनो, वही जो दूर बिंदु है अनंत पर ना होकर निकट आ जाए तो आप दूर की वस्तु को देख पाओगे,
नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि भैया जो दूर का बिंदु था वो दूर में है ही नहीं, तो दूर के वस्तु को देख कैसे पाओगे आप? तो दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहे हो, निकट के वस्तु को देख पा रहे हो, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख, मतलब आंख के सामने रख लेता है। देखते हो ना, कोई कोई बूढ़ा आदमी होता है, एक दूसरे को आंख के सामने रख लेता है, मतलब उनको नजदीक का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भैया नजदीक का नहीं दिखाई देता है, मतलब उसको क्या, निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, उसे दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है बट निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए दूर दृष्टि दोष, क्योंकि सामने की वस्तु नहीं देख, निकट का वस्तु नहीं देख पा रहा है, दूर का वस्तु देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांच, अरे भैया चलो अगला प्रश्न देखो क्या कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया गया कि बैंगनी रंग से अधिक मुड़ता है, लाल कम मुड़ता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा वो सबसे कम मुड़ेगा, याद रखना। तो लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना दोस्तों, वो बहुत कम होता है, इसलिए 117 का जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेमडा लाल बराबर होगा लेमडा बैंगनी के, तो 117 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 198, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग, तो चूंकि चंद्रमा में कोई वायुमंडल ही नहीं होता है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो आकाश काला दिखाई देगा, यानी कि 118 का सी। अंतरिक्ष से देखो, चंद्रमा से देखो, बात बराबर है, आकाश हमेशा काला ही दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर लाइट का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो ये आपको होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बोलना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बोल दूंगा। ठीक है, होमवर्क है, एक न्यूमेरिकल आप लोग जरूर बनाना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों आज का, मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम की, आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपर बनो पॉलिटेक्निक यूट्यूब में या तो सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक है, टॉपर बनो पॉलिटेक्निक हम लोग का चैनल है, बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस दी जा रही है, सॉरी लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, तो उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएगी, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आ रहा है, आप लोग एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। तो ये सवाल क्या है, वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन कितना है? तो आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है लेमडा बाई लेमडा डैश, मतलब जो माध्यम में हवा में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम तरंगदैर्घ्य, तो 1.5 हवा में तरंगदैर्घ्य दिया है 750, तो लिख दिया मैंने, अब बटा लेमडा डैश लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए लेमडा डैश निकालेना भाग देके। ठीक है, तो लेमडा डैश देखो क्या आ जाएगा, 750 बटे 1.5, काट देना, 0.0 चलेगा ऊपर, ये कट जाएगा 15 25 75 और 2 0, तो 500 हो गया। लेमडा डैश क्या हो गया 500, मतलब नया जो आप लोगों को तरंगदैर्घ्य निकला 500 है, पुराना कितना है 750, दोनों में डिफरेंस अगर निकालोगे 750 और 500 में, तो क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा, 200 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 200 बोल रहे हैं, 750 में 500 माइनस करें कितना 250 होगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एक एक सवाल को देख लो और कमेंट करके बोलो कैसा लगा, और उस चैनल से जल्दी जुड़ जाओ, उसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, रेगुलर तरीके से उसको देखो और एग्जाम में लाभ लीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।